एपिसोड 54। भगवान यून। कोई यह कहे बिना नहीं रह सका, हम बस युद्ध से बचना चाहते हैं। भले ही हम 9 सितारा संप्रदाय में शामिल हो जाएं, हम केवल तोप का चारा ही बनेंगे। ये सही है, हम तोप का चारा नहीं बनना चाहते। किसी और ने चिल्लाया। वे मूर्ख नहीं हैं और वे जानते हैं कि यदि वे 9 सितारा संप्रदाय में शामिल हो गए तो उनका क्या हश्र होगा। हम 9 सितारा संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहते। हमें जाने दो, हम 9 सितारा संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहते हैं और हम शेंग्यान के 7 महलों में शामिल नहीं होंगे। कुछ लोगों ने विरोध किया और कुछ लोगों ने विनती की। जब युन जियाओ ने ये सुना तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, उसके बगल में बैठी लड़की खड़ी हो गई और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम 9 सितारा संप्रदाय को धोखा देना चाहते हो? हम कभी भी 9 सितारा संप्रदाय में शामिल नहीं हुए। जब वे उत्तरी युआन क्षेत्र में सर्वोत्तम संसाधनों का आनंद ले रहे थे, तब उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा। कैसे अब वे युद्ध में हमारे बारे में सोचते हैं? हमारी हिम्मत नहीं है, किसी ने दहाड़कर कहा। धमाका। लेकिन अगले ही पल आसमान से रोशनी की एक किरण गिरी। जो व्यक्ति अभी बोल रहा था, उसे प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला और वह प्रकाश की किरण में लिप्त गया, शून्य में बदल गया। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया तथा भयभीत कर दिया। उन्हें और भी अधिक भयभीत करने वाली बात यह थी कि हमला करने वाला व्यक्ति लड़की थी। लड़की शांत दिख रही थी और दाव क्षेत्र के पहले स्तर की साधना धीरे धीरे सामने आ रही थी। उसने अपने हाथ में एक फॉर्मेशन प्लेट निकाली और यह वही थी जिसने अभी हमला किया था। इस समय सभी को यह एहसास हुआ कि यह स्थान न जाने कब से संरचना द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। युन जियाओ शांत दिखे और सभी से उनका परिचय कराया। सभी, आपके सामने यह व्यक्ति 9 सितारा स्वर्ग संप्रदाय के वर्तमान गौरवों में से एक है। संप्रदाय के गुरु लुओ यूनर का शिष्य है। मेरा मानना है कि सभी ने इस नाम के बारे में सुना है, लुओ यूनेर। ये तो वही निकली। यह महिला अद्भुत प्रतिभाशाली है, लेकिन क्रूर और निर्दयी भी है। उसके साथ खिलवाड़ मत करो, ये खत्म हो गया है। अगर वह आती है तो हमारे पास बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जब सभी ने ये नाम सुना तो उनके चेहरे पर निराशा छा गई। एक पल में आधे लोगों ने संघर्ष और प्रतिरोध करना छोड़ दिया और आज्ञाकारी रूप से अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। फैंग चेन की अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी, क्योंकि उसने ये नाम पहली बार सुना था। लेकिन अपने आसपास के लोगों के भावों में आए परिवर्तन से उसे पता चल गया कि यह एक ऐसा गुरु है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। वह उदास हो गया और मन ही मनाहे भरने लगा। अगर मुझे पता होता कि सामान खरीदने के बाद मुझे वापस जाना पड़ेगा तो मुझे वहां नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए बाहर के लोगों को शायद 9 सितारों के स्वर्ग संप्रदाय द्वारा हटा दिया गया होगा। जब तक मैं बेयुआन क्षेत्र नहीं छोड़ता, तब तक छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। लुओ यूनर इस दृश्य से बहुत संतुष्ट थी। उसने पूरे दर्शकों की ओर देखा और गर्व से कहा, अब क्या कोई ऐसा है जो 9 सितारा स्वर्ग संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहता है? नीचे सन्नाटा था और किसी ने आपत्ति करने का साहस नहीं किया। लुओ यूनर ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि हर कोई 9 सितारा स्वर्ग संप्रदाय में शामिल होने के लिए सहमत है, तो कृपया अगला अनुबंध चिन्ह लगाएं। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दर्शक मंडल पुनः अफरा तफरी में डूब गया। फैंग चेन की अभिव्यक्ति भी तुरंत बदसूरत हो गई। अनुबंध चिन्ह नहीं, यह एक गुलाम का निशान है। एक बार इसे लगा दिया जाए तो यह अपना जीवन दूसरों को सौंपने के बराबर है। किसी व्यक्ति का जीवन और मृत्यु दूसरे पक्ष के मन में होता है। अनुबंध चिन्ह लगाओ, साथ ही दाववादी लुओ, ये थोड़ा ज्यादा है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट मार्क लग गया, फिर हम और गुलामों में क्या फर्क रह गया? धमाका। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, प्रकाश की 2 और किरणों ने उन्हें घेर लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। लुओ यूनर ने सरनी प्लेट वापस ले ली और ठंडे स्वर में कहा, आप भी मना कर सकते हैं, लेकिन अंत में मृत्यु है। जो लोग विरोध करना चाहते थे, वे तुरंत रुक गए। गुलाम सील लगाने के बाद आशा की एक किरण दिखाई दे सकती है, लेकिन यदि आप अब विरोध करते हैं तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। इस समय शहर के स्वामी यू जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई, आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनुबंध की मुहर लगाना केवल ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आप युद्ध के दौरान बच नहीं पाएंगे। जब युद्ध जीत लिया जाएगा तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। सारा दर्शक मंडल अवाक रह गया। युद्ध जीत लिया गया, तब तक उन्हें जीवित रहना होगा। मुझे डर है कि उनके जैसे तोप के गोले जैसे हथियार
उनमें से 90% युद्ध के मैदान में ही मारे जाएंगे। ये देखकर कि माहौल थोड़ा गलत था, यू जियो ने फिर कहा, हर कोई, ज्यूक्सिंग तियानजोंग ने वादा किया है कि जब तक आप जीत सकते हैं, आप सभी भविष्य में ज्यूक्सिंग तियानजोंग के आंतरिक शिष्य होंगे। ये सुनकर कई लोगों की आंखें चमक उठी और उनमें जीवन की आशा फिर से जाग उठी। ये देखकर युन जियो और भी मुस्कुराया और आगे बोला, आप खुद को मजबूत करने के लिए बाहर के संसाधनों के लिए लड़ रहे हैं। यदि आप 9 सितारों के स्वर्गीय संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं, तो आप भविष्य में जो भी संसाधन चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। हर कोई, हालांकि यह खतरनाक है, यह एक महान अवसर भी है। मुझे नहीं पता कि बेयुवान क्षेत्र में कितने साधक 9 सितारा स्वर्गीय संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है। अब अवसर आपके सामने है, क्या आप इस तरह हार मान लेंगे? यदि वे बेयुवान क्षेत्र में शीर्ष बलों में शामिल हो सकते हैं, तो वे आकस्मिक साधक कैसे हो सकते हैं, जिनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है? यद्यपि मृत्यु की संभावना बहुत अधिक है, फिर भी यह एक अवसर भी है। जब तक वे जीवित रह सकते हैं, वे 9 सितारा स्वर्गीय संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं और इस बड़े क्षेत्र में बहुमूल्य स्थिति वाले शिष्य बन सकते हैं। कई लोगों की आंखें गर्म थीं। मैं इसे लगाऊंगा, किसी ने दृढ़ता से चिल्लाया, और ये देखा जा सकता है कि वह काफी देर तक संघर्ष करता रहा। मैं भी इसे लगाऊंगा, ये बस कठिन संघर्ष है। मुझे नहीं पता कि इस रास्ते में मैंने कितनी बार जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है। मैं भी इसे लगाऊंगा, मैं भी यह चाहता हूँ, एक व्यक्ति बोला, और एक के बाद एक और लोग बोलने लगे। कुछ ही देर में उपस्थित अधिकांश लोग दास मुहर लगाने पर सहमत हो गए। कुछ लोग जो अपने दिल से अनिच्छुक थे, वे केवल सहमत हो सके। युन जियो ने जब ये देखा तो वह और भी मुस्कुराया, लेकिन उसने अपने दिल में उपहास किया। लुओ युन भी उसी तरफ था। अपरिष्कृत आकस्मिक साधकों के एक समूह ने वास्तव में सोचा कि वे 9 सितारों के स्वर्गीय संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये भी नहीं जांचा कि वे योग्य हैं या नहीं। उसने वहां उपस्थित सभी लोगों पर गोली चलाई। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो ये आकस्मिक साधक निश्चित रूप से मर जाएंगे और उनके बचने की कोई संभावना नहीं होगी। अगर वे बच भी गए तो युद्ध के बाद उनका सफाया हो जाएगा। 9 सितारों वाला स्वर्गीय संप्रदाय इन आकस्मिक साधकों का वास्तव में कैसे समर्थन कर सकता है? फैंग चेन की अभिव्यक्ति और अधिक कुरूप होती गई। वह इस बकवास पर विश्वास नहीं करता था, और वह 9 सितारों वाले स्वर्गीय संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहता था। वह किसी भी तरह से अपने ऊपर ये दास्ता नहीं थोपना चाहता था, और वह अपना जीवन और मृत्यु दूसरों को नहीं सौंपना चाहता था। चूंकि सभी को कोई आपत्ति नहीं है, तो चलो तैयार हो जाएं और कॉन्ट्रैक्ट मार्क लगा दें। युन जियो ने फिर कहा। लुओ युन ए ने अपना हाथ हिलाया, और 100 सफेद वस्त्रधारी साधक आगे आए, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक अनुबंध था। इसे अनुबंध कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये दास मोहर से भिन्न नहीं है। एक बार रक्त से हस्ताक्षर हो जाने पर इसका अर्थ है अपना जीवन दूसरों को सौंपना। लेकिन भले ही उन्हें पता था कि अनुबंध की शर्तें कितनी असमान थीं, फिर भी वे हिम्मत हारकर उस पर हस्ताक्षर कर सकते थे। यदि वे हस्ताक्षर नहीं करते तो अब उनकी मृत्यु हो जाती। अनुबंध पर हस्ताक्षर व्यवस्थित तरीके से हो रहे थे। कुछ लोग इस प्रक्रिया के दौरान मजाक करना चाहते थे, लेकिन ऊंचे मंच पर युन जियाओ और लू युन एर ने उन सभी को देख लिया, और इसका परिणाम केवल एक ही है, मृत्यु। इसलिए बाद में किसी ने भी गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने ईमानदारी से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फैंग चेन पीछे था, लेकिन जो आ रहा था वह फिर भी आ गया। एक सफेद वस्त्रधारी भिक्षु उसके सामने आया, एक अनुबंध निकाला और ठंडे स्वर में कहा, इस पर रक्त और सत्व से हस्ताक्षर करें। फैंग चेन ने अनुबंध पर नजर डाली। उस पर लिखी सामग्री कोई अनुबंध नहीं थी। ये किसी के शरीर को बेचने से अलग नहीं था। एक बार हस्ताक्षर हो जाने के बाद जीवन और मृत्यु केवल विचार का विषय रह गया। ये देखकर कि फैंग चेन ने कोई कदम नहीं उठाया, सफेद वस्त्रधारी भिक्षु की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई। क्या आप हस्ताक्षर नहीं करना चाहते? उसने ठंडे स्वर में पूछा। ऐसा लग रहा था कि जब तक फैंग चेन सहमत नहीं होगा, अगले ही पल प्रकाश की एक किरण उसे मारने के लिए उतर आएगी। फैंग चेन शांत दिखे, धीरे से अपना हाथ उठाया और कहा, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दर्शक मंडल चुप हो गया। सभी लोग फैंग चेन को मूर्ख की नजर से देख रहे थे। हस्ताक्षर नहीं करना है। लुओ युन ने फैंग चेन की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, चूंकि आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो नरक में जाएं। इसके बाद
उसने संरचना को नियंत्रित किया और फैंग चेन को मौके पर ही मार डाला। जहां तक फैंग चेन के हस्ताक्षर न करने का सवाल है, तो उसकी इसमें कोई रुचि नहीं थी। अचानक शून्य में ऊर्जा एकत्रित हो गई और प्रकाश की किरण गिरने ही वाली थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में फैंग चेन ने ऊंची आवाज में कहा, मैं 5वीं कक्षा का कीमियागर हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। लुओ यून एर का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और उसके हाथ हिलने लगे। और शून्य में ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। एक 5वीं कक्षा का कीमियागर। आपको पता होना चाहिए कि बेईवान डोमेन में उच्चतम स्तर की कीमियागर केवल 5वीं कक्षा है, और केवल कुछ ही 5वीं कक्षा के कीमियागर हैं। कौन चौंक नहीं जाएगा जब फैंग चेन ने कहा कि वह एक कीमियागर है, और वह अभी भी बहुत युवा है। हाँ, उसने वास्तव में कहा कि वह 5वीं कक्षा का कीमियागर है। क्या वह मुझे हंसाकर मार डालना चाहता है? 5वीं कक्षा का कीमियागर यहाँ कैसे आ सकता है? ये तो छोड़िए, उत्तरी युआन क्षेत्र में इतना युवा 5वीं कक्षा का कीमियागर कब आया? ये सही है, मैं उन सभी 5वीं कक्षा के कीमियागरों को जानता हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। आसपास के सभी लोग हंसने लगे, लेकिन किसी को भी फैंग चेन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। फैंग चेन को अपने आसपास के उपहास की परवाह नहीं थी। जब तक लुओ यून एर को विश्वास था, तब तक सब ठीक रहेगा। बेटा, क्या तुम जानते हो झूठ बोलने की कीमत क्या होती है? यून शियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, और उसे भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। लुओ यून एर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फैंग चेन को दिलचस्पी से देखा। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी किसी को कीमियागर होने का नाटक करते नहीं देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को 5वीं कक्षा का छात्र होने का नाटक करते देखा था। फैंग चेन शांत दिखे और शांति से कहा, मैंने जो कहा वह सच है या झूठ, एक बार जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसे इतना आत्मविश्वासी देखकर हंसी अचानक बंद हो गई। क्या ये हो सकता है कि उसके सामने खड़ा युवक सचमुच 5वीं कक्षा का कीमियागर है? अच्छा, लुओ यून एर ने कहा, उस स्थिति में आप इस उच्च मंच पर 5वें स्तर के अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं। यदि आप इसे परिष्कृत कर सकते हैं, बशर्ते आप हमारे 9 सितारा दिव्य संप्रदाय में शामिल हों, तो मैं आपकी किसी भी शर्त से सहमत हो सकता हूँ। यदि आप इसे परिष्कृत नहीं कर सकते, हाँ, तो मैं आपको समझाऊंगा कि जीना मृत्यु से 10,000 गुना अधिक दर्दनाक है। वाक्य के अंत में उसका सुंदर चेहरा ठंड से भर गया। फैंग चेन ने कुछ नहीं कहा और बस ऊंचे मंच पर चला गया। उसके हाथ की एक लहर से गिरती हुई ज्वाला गोली भट्टी जमीन पर गिर गई। लुओ यून एर ने कहा, चूंकि आप 5वें स्तर के कीमियागर हैं, इसलिए आपको किसी भी अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। यदि ऐसा है, तो 5वें स्तर की स्वर्गीय ज्वाला आत्मा फूल की गोली को परिष्कृत करें। बोलने के बाद उसने फैंग चेन को एक गोली का नुस्खा और बहुत सारी सामग्री फेंकी। यून जियाओ अजीब लग रहा था। ये स्वर्गीय ज्वाला आत्मा फूल गोली 5वीं श्रेणी की गोलियों में से एक है जिसे परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है। यहाँ तक कि लंबे समय से प्रसिद्ध 5वीं श्रेणी के कीमियागर भी यह गारंटी नहीं दे सकते कि वे इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकते हैं। फैंग चेन ने दवा की पर्ची ली और बिना कुछ कहे उस पर नजर डाली। भट्टी चालू करें, आग पर नियंत्रण रखें और अमृत को परिष्कृत करना शुरू करें। फैंग चेन की शानदार शुरुआत देखकर सभी लोग चौंक गए। क्या ये हो सकता है कि उसके सामने खड़ा युवक सचमुच एक कीमियागर है? भले ही आप एक कीमियागर हों, आप अधिक से अधिक केवल पहले या दूसरे स्तर पर ही हो सकते हैं, और 5वें स्तर पर होना बिल्कुल असंभव है। यून फेई ने ठंडी सांस ली। बाकी सभी लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। आखिरकार फैंग चेन उसे देखने के लिए बहुत छोटा था। फैंग चेन को अन्य लोगों के संदेह की परवाह नहीं थी। कीमिया भट्टी का तापमान बढ़ने के बाद उन्होंने कुछ सामग्री सीधे उसमें फेंक दी। ये गतिविधि इतनी आकस्मिक थी कि वहां उपस्थित सभी लोग थोड़ा अभिभूत हो गए। ऐसा लग रहा था कि वह कीमिया नहीं कर रहा था, बल्कि जलाओ लकड़ी जला रहा था। ये दृश्य देखकर कई लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। आप दिखावा भी नहीं कर सकते और फिर भी कहते हैं कि आप एक कीमियागर हैं। ये वाकई हास्यास्पद है। यदि वह 5वें स्तर के अमृत में निपुणता प्राप्त कर लेता है, तो मेरा नाम उल्टा लिखा जाएगा। अरे, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि कीमियागर होने का नाटक करना इतना आसान है? नीचे खड़े सभी साधारण किसान उपहास करने लगे। कुछ लोगों ने ये सोचकर अपना सिर हिलाया कि फैंग चेन चतुराई दिखा रहा है। केवल लुओ यूनर ने फैंग चेन को दिलचस्पी से देखा। उसने कीमियागर के 5वें स्तर के अमृत को देखा था और अमृत शुरू करने के लिए उसकी हरकतें फैंग चेन के समान ही थीं।
लेकिन ये पहली बार था जब उसने इसे इतनी सहजता से देखा था। अगली बार शोधन के दौरान भी फैंग चेन सहज दिख रहे थे। बेशक उन्होंने जादुई अमृत शोधन विधि का उपयोग नहीं किया। अगर किसी को पता चल जाए कि वह एक जादुई कीमियागर है तो शायद वह सचमुच वहां से नहीं जा पाएगा। सभी ने सोचा कि फैंग चेन जल्द ही असफल हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, गोली भट्टी बेहद स्थिर हो गई। धीरे धीरे सभी की घृणा गायब हो गई और उसकी जगह सदमे और अविश्वास ने ले ली। जब भट्टी में अमृत ने धीरे धीरे आकार लिया तो सभी को एहसास हुआ कि फैंग चेन ने झूठ नहीं बोला था, वह वास्तव में एक कीमियागर था, और वह 5वीं कक्षा का कीमियागर भी है। लुओ युन एर ने शानदार आंखों से फैंग चेन को देखा। पहले तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, और वह केवल इसलिए सहमत हुई ताकि वहां उपस्थित सभी लोगों को झूठ बोलने के परिणाम समझा सके। ये बंदर को डराने के लिए मुर्गे को मारना है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन वास्तव में सफल होगा और वह वास्तव में 5वीं कक्षा का कीमियागर बनेगा। उठना। इस समय फैंग चेन जोर से चिल्लाया। कीमिया भट्टी से एक प्रकाश आकाश में चमक उठा और कीमिया की सुगंध बाहर निकल आई। डैन का काम पूरा हो गया। अमृत भट्टी से अमृत उड़कर फैंग चेन के हाथ में आ गया। ये 5वें स्तर का अमृत था। ये देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। बहुत से लोगों ने आग की तरह जलती आंखों से फैंग चेन के हाथ में अमृत को देखा। 5वां स्तर का अमृत पहले से ही बेयुवान क्षेत्र में शीर्ष अमृत था और मिलना दुर्लभ था, और अब एक उनके सामने है। वह वास्तव में 5वीं श्रेणी का कीमियागर है। लुओ युन रा बहुत प्रतिभाशाली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन वास्तव में 5वीं कक्षा का छात्र होगा, लेकिन यह उसके लिए बहुत अच्छी बात है। एक 5वीं कक्षा का कीमियागर बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। मेरे लौटने पर मास्टर मुझे अवश्य पुरस्कृत करेंगे और मूल्यवान समझेंगे। इस समय फैंग चेन अमृत लेकर लुओ युन के पास आया और कहा, यह अमृत मेरे द्वारा साथी ताओवादी को भेंट स्वरूप दिया गया उपहार है। मुझे आशा है कि साथी ताओवादी इसे स्वीकार करेंगे। लुओ युन एर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और कहा, मास्टर कीमियागर, आपका स्वागत है। उसने गोली लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। फिर उसने पूछा, मैं आपका नाम नहीं जानती, आप कीमिया के मास्टर हैं। फैंग चेन। फैंग दाओयू। फैंग दाओयू थोड़ा ज्यादा विनम्र है। अगर तुम तैयार हो तो मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। लुओ युन एर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं तैयार हूँ। आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हैं। उसका चेहरा हल्का लाल था और उसने फैंग चेन की ओर एक आकर्षक नजर डाली। अगर उसने अपने हाथ के एक झटके से किसी व्यक्ति की हत्या न की होती तो वह सोचती कि वह एक पवित्र लड़की है। यू एर, फैंग चेन दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और इस समय वे प्रेमी युगल की तरह लग रहे थे। नीचे खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं कर सके। वे अभी भी वही लोग थे जिन पर गुलामी के निशान लगाए जाने वाले थे। लेकिन तब से अब तक ज्यादा समय नहीं बीता है और फैंग चेन ज्यूक्सिंग तियानजोंग में सम्मानित अतिथि बन गए हैं। कुछ देर तक वहां तरह तरह की ईर्ष्या, जलन और घृणा भरी नजरें रहीं। लेकिन वे क्या कर सकते हैं जो उन्हें 5वीं कक्षा के कीमियागर नहीं बनने देते। मैं आज युन एर से मिला और मुझे लगता है कि हम बहुत देर से मिले। फैंग चेन ने आह भरी। लुओ युन एर फिर भी मुस्कुराया और कहा, तो चलो सिटी लॉर्ड के महल में वापस चलते हैं और फिर से बात करते हैं, कैसा रहेगा? यह मेरा सम्मान है। फैंग चेन तैयार था। याद। इस समय यू जियो मदद नहीं कर सका लेकिन बीच में बोला, यह अनुबंध। लुओ युन एर का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और उसने उसे सीधे थप्पड़ मार दिया। पाह। यद्यपि युन जियो का साधना स्तर ऊंचा था, फिर भी उसने बचने की हिम्मत नहीं की और उसे थप्पड़ मारा गया तथा वह उड़कर बाहर चली गई। क्या तुम अंधे हो? फैंग चेन की वर्तमान पहचान क्या है? तुम्हें अभी भी एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। वह चिल्लाए। हाँ, मैं उलझन में था, युन जियाओ ने जल्दी से कहा। लुओ युन एर ने ठंडी सांस ली और जब उसने फैंग चेन को देखा तो वह फिर से मुस्कुराई। चलो चलें। ठीक है। फैंग चेन ने सिर हिलाया और वे दोनों नगर स्वामी के भवन की ओर चल पड़े। लेकिन लुओ युन एर ने यह नहीं देखा कि जब वह पलटी तो युन जियो की आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। जहां तक अन्य आकस्मिक किसानों का सवाल है, उन्होंने स्वाभाविक रूप से तथाकथित अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए और उनका अंत जीवन या मृत्यु संघर्ष के रूप में तय था। लुओ युना और फैंग चेन सिटी लॉर्ड के महल में आए और हॉल में बैठ गए। कुछ देर यूं ही बातचीत करने के बाद लुओ युना ने पूछा,
फैंग चेन, तुम बहुत ही राक्षस हो। तुम्हें पूरी दुनिया में मशहूर होना चाहिए था, मैंने तुम्हारा नाम कभी क्यों नहीं सुना। फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से एक बहाने के बारे में सोचा था। मेरे गुरु और मैं पहाड़ों में अभ्यास कर रहे हैं। हाल ही में मेरे गुरु ने गन्नाकी की महान डोमेन बदल जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे पहाड़ से नीचे जाने के लिए कहा ताकि मैं देख सकूं कि क्या मैं सच साबित कर सकता हूं और इस बदलाव में अपना नाम बना सकता हूं। ये भी कहा जा सकता है कि वह ऊपरी क्षेत्र से है, लेकिन फैंग चेन ये बताना नहीं चाहता कि वह कहां से है। इसके अलावा ये स्थान ऊपरी डोमेन के मार्ग से ज्यादा दूर नहीं है, और यदि दूसरा पक्ष ऐसा कहता है तो उसे विश्वास नहीं होगा। वह क्यों अपनी कीमियागर की पहचान उजागर करना चाहता था और अपने सामने खड़ी इस खूबसूरत लड़की से दोस्ती करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वह गुलाम के रूप में चिन्हित होने से बच सके और भाग सके। जब तक वह त्यानिक सियाओ चेन को छोड़ सकता है, उसके पास बिना किसी निशान के गायब होने के 100 तरीके हैं। लुओ युन एर ने पूरी तरह आश्वस्त होकर सिर हिलाया। आखिरकार दुनिया इतनी बड़ी है कि कुछ महान शक्तियों का पहाड़ों और जंगलों में छिपे रहना सामान्य बात है। ऐसी स्थिति में क्या आप हमारे 9 सितारा दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के लिए तैयार हैं? लुओ युन एर मुस्कुराया। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, 9 सितारे स्वर्गीय संप्रदाय महान डोमेन में पहला संप्रदाय है। इसमें शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। लुओ युन एर को इसमें कोई संदेह नहीं था कि बेवान क्षेत्र में अनगिनत लोग थे जो 9 सितारा दिव्य संप्रदाय में शामिल होना चाहते थे। लेकिन फैंग चेन ने फिर कहा, सबसे सम्मानजनक बात यह नहीं है। वह क्या है? बेशक मैं तुम्हें जानता हूँ, फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। लुओ युन एर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। उसने फैंग चेन की ओर आंखें घुमाई, लेकिन यह नजर आकर्षण से भरी थी। तुम सच में बहुत बातूनी हो। मुझे डर है कि तुमने कई महिलाओं को धोखा दिया है, उसने नखरे से कहा। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और इनकार किया। मैं आज ही पहाड़ से नीचे आया हूँ और तुमसे मिला हूँ। यहाँ बहुत सी महिलाएं हैं। लेकिन अपने दिल में वह कड़वाहट से मुस्कुराता रहा और मिंग्याओ से सोचता रहा, गलत मत समझो, ये सब उसकी जान बचाने के लिए था। स्वाभाविक रूप से उन्हें उत्तरी युआन क्षेत्र की इस खूबसूरत लड़की से पहली नज़र में प्यार नहीं हुआ। वह दूसरे पक्ष की निर्दयता देख सकता था, और यदि उसने 5वीं श्रेणी के कीमियागर के रूप में अपनी पहचान उजागर नहीं की होती, तो वह मौके पर ही प्रकाश की किरण से मारा गया होता। अब वह जल्द से जल्द लुओ युन का विश्वास हासिल करना चाहता है ताकि वह जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। दोनों फिर खुलकर बातचीत करने लगे और स्वाभाविक रूप से उनके शब्दों में थोड़ी अस्पष्टता थी। वैसे ज्यूक्सिंगटियन संप्रदाय ने आपको इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ क्यों भेजा है? ये तो बस आकस्मिक साधकों का एक समूह है, इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है, फैंग चेन ने पूछा। इस मामले पर बात करते हुए लुओ युन एर ने गर्व का भाव दिखाया। उन्होंने कहा, वास्तव में इस बार मैं सीमा पर आकस्मिक काश्तकारों को गिरफ्तार करने के लिए आई थी, सिर्फ एक उद्देश्य से। असली उद्देश्य तो अवसर तलाशना था। अवसर, ये सही है। लुओ युन एर बोलना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ एहसास हुआ और वह झिझक गई। ये देखकर फैंग चेन ने कहा, चूंकि यह एक अवसर है, इसलिए इसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार यह आपका अपना अवसर है। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, आखिरकार वह जल्द ही जा रहा था। फैंग चेन की बात सुनने के बाद लुओ युन एर ने एक पल सोचा और फिर कहा, कुछ भी बुरा कहने जैसा नहीं है। मैं बस इस बार तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसने चारों ओर नजर घुमाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई उसकी बातें सुन तो नहीं रहा है, और फिर ऐसी आवाज में बोली जिसे वे दोनों सुन सकते थे, यह अवसर मामूली नहीं है, यह मार्गदर्शन और अमर पत्थरों के लिए पूछने का है। फैंग चेन हैरान रह गया। सड़क पर ही पत्थर से पूछो, यह एक दुर्लभ खजाना है जो केवल पाया जा सकता है। इस समय, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये दिशा निर्देश मान रहा है, लेकिन ये कोई साधारण तरीका नहीं है, बल्कि ताओ है। ये पत्थर किसी महान मार्ग पर आपकी उपलब्धियों को आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंचा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे यह आपको उस मार्ग की सही दिशा दिखाता है। आप उस ओर जाकर गलत नहीं हो सकते, और यदि इस पत्थर का उपयोग ताओवादी क्षेत्र को तोड़ते समय किया जाता है, तो ताओवादी क्षेत्र में प्रवेश करते समय आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे वह भी एक भयानक स्तर तक पहुंच जाएगा। इससे ये निर्धारित होता है कि भविष्य में आपकी उपलब्धियां कितनी ऊंची होंगी। फैंग चेन की शक्ल देखकर लुओ युन एर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, कैसा है? क्या आपकी दिलचस्पी है?
फैंग चेन को होश आया और वह मुस्कुराया। लिू शियानशी के बारे में पूछने के लिए कौन नहीं लालायत होगा, लेकिन मैं उत्सुक हूँ, तुम मुझे क्यों बताना चाहते हो? यह एक खजाना है और इसके बारे में जितने कम लोग जानेंगे उतना ही अच्छा होगा। लुओ युन ने कहा, अगर मुझे मिली जानकारी सही है तो मैं इस बार कम से कम 5 ताओवादी अमर पत्थर प्राप्त कर सकता हूँ। आपको एक देने में क्या बुराई है? इसे हमारे 9 सितारा दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के लिए आपके लिए एक उपहार माना जा सकता है। 9 सितारों वाला स्वर्गीय संप्रदाय वास्तव में उत्तरी युआन क्षेत्र का सबसे बड़ा संप्रदाय है। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ, फैंग चेन ने प्रशंसा के साथ कहा। लुओ युन मुस्कुराया। फैंग चेन, जब तक आप हमारे 9 सितारा दिव्य संप्रदाय में शामिल होते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। मैं निश्चित रूप से 9 सितारा दिव्य संप्रदाय को निराश नहीं करूंगा, फैंग चेन ने गंभीरता से कहा। ये देखकर लुओ युन और भी अधिक मुस्कुराया और बहुत संतुष्ट हुआ। इस समय युन जियाओ आया। लुओ युन ने युन शियाओ को देखा, स्वाभाविक रूप से उतनी कोमलता से नहीं जितनी उसने फैंग चेन को देखा था, और ठंडे स्वर में कहा, इसे कैसे संभाला गया? सब कुछ हो चुका है। हालांकि अभी भी कुछ लोग बाहर हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही हटा दिया जाएगा, युन शियाओ ने बताया। लुओ युनर ने सिर हिलाया। एक और बात है, युन जियाओ ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन फैंग चेन की ओर देखा। ये देखकर फैंग चेन ने जानबूझकर कहा, युन मैं पहले नीचे जाकर आराम करूंगा। अभी कीमिया शोधन वास्तव में काफी थकाऊ था। ठीक है, आप आगे बढ़ें। लुओ युन ने धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही फैंग चेन चला गया, लुओ युन की अभिव्यक्ति उदासीनता में लौट आई। अंदर आओ और बात करो, उसने कहा। दोनों पीछे वाली अटारी में घुस गए। अटारी में एक संरचना है जो आपके अंदर आने पर चालू हो जाती है। मुझे बताओ, लुओ युनर ने कहा। भेजे गए लोगों ने गुप्त क्षेत्र का स्थान पता लगा लिया है, लेकिन ये बेहद अस्थिर है। मुझे डर है कि केवल 3 या 4 लोग ही अंदर जा सकते हैं, और खेती का स्तर बहुत अधिक नहीं हो सकता। ये केवल 7वें स्तर तक ही पहुंच सकता है, अन्यथा यह आसानी से ढह जाएगा। युन मुस्कुराया। लुओ युन ने धीरे से सिर हिलाया। उस स्थिति में इस बार जाने वाले उम्मीदवार आप और मैं और फैंग चेन हैं। किमियागर, युन जियाओ दंग रह गया और कुछ झिझक के साथ बोला, ये व्यक्ति आज ही आया है। मुझे उसका विवरण नहीं पता। क्या ये संभव है? लुओ युन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? हिम्मत मत करो, युन जियाओ ने जल्दी से कहा। लुओ युन ने ठंडी नाक से कहा, इस व्यक्ति की प्रतिभा वहाँ है, वह पवित्र सूर्य के 7वें महल से नहीं हो सकता। उसे गुप्त क्षेत्र में लाने से उसे अपने विवरण का पता लगाने में मदद मिलेगी, और दूसरी बात, उसे पूरी तरह से संप्रदाय में भर्ती किया जाएगा। वह इतनी कम उम्र में 5वीं कक्षा का कीमियागर है, और उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से अच्छी होंगी। इसके अलावा वह झोंग युआन के केवल पहले स्तर पर है। क्या आप अभी भी उससे डरते हैं? उसने घृणा से युन जियाओ की ओर देखा। आप अदूरदर्शी हैं। युन जियो ने अपना सिर नीचे किया और कहा, ये जानना अच्छा है। लुओ युन ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, नीचे जाओ और व्यवस्था करो। याद रखो, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इस मामले को पवित्र सूर्य के 7वें महल के लोगों द्वारा खोजे जाने से रोकने के लिए वह आकस्मिक साधकों को वश में करने के नाम पर आई, जिसे पूरी तरह से तैयार कहा जा सकता है। अग्रिम पंक्ति कड़ी है, और 9 सितारे स्वर्गीय संप्रदाय बहुत अधिक उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को नहीं भेज सकता है। इसलिए लुओ युन ने इस तरह से गुप्त रूप से अमर पत्थर प्राप्त करने की योजना बनाई, और परिणाम वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। पवित्र सूर्य के 7वें महल को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हाँ, युन जियो के पीछे हटने के बाद लुओ युन बिस्तर पर बैठ गया और बड़बड़ाया, फैंग चेन कुछ हद तक दिलचस्प व्यक्ति है। इस समय फैंग चेन लुओ युन की व्यवस्था के तहत अतिथि कक्ष में चले गए। वह बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था और लगातार अपने मन में सोच रहा था, बस इतना ही, चलो चलें। यद्यपि वह समझता था कि कुछ खतरा है और दूसरे पक्ष का उसे जाने देने के पीछे कोई उद्देश्य हो सकता है, फिर भी वह जाना चाहता था। ताओवाद का क्षेत्र ताओवाद के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है और इसे भविष्य में प्राप्त किया जाना तय है। ताओवादी अमर पत्थर ताओवादी क्षेत्र के स्तर से संबंधित है। भले ही वह मौत से बाल बाल बच जाए, लेकिन वह कोशिश करेगा। यदि वह खतरे के कारण जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता तो उसकी यात्रा केवल इतनी ही लंबी होगी। लेकिन अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आपको कुछ तैयारियां करनी होंगी।
वह हमेशा अपने लिए कोई न कोई रास्ता छोड़ देता है। दूसरी ओर बेयुवान क्षेत्र और लुतियान क्षेत्र को जोड़ने वाला एक मार्ग है। इस समय ये स्थान पहले से ही भीड़भाड़ वाला है और अनगिनत लोग इस महान डोमेन युद्ध से बचने के लिए इस स्थान के माध्यम से ऊपरी डोमेन में भागना चाहते हैं। लेकिन इस स्थान पर लंबे समय से 9 सितारे स्वर्गीय संप्रदाय का नियंत्रण है और उत्तरी युवान क्षेत्र के सभी भिक्षुओं को लोटियन क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। ये बात उन शक्तिशाली लोगों के लिए भी सत्य है जिनके पास बहुत धन है या जिनके पास कुछ संपर्क और शक्ति है। लेकिन ये लोग झुकने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने यहाँ जाम लगा दिया, जिससे यहाँ भीड़भाड़ हो गई। आप हमें ऊपरी क्षेत्र में क्यों नहीं जाने देते? ये सही है, मैं 5 मिलियन आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे ऊपरी क्षेत्र में जाने दो। मैं व्यापार करने के लिए ऊपरी क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। अगर मुझे देरी हो गई तो क्या 9 सितारा दिव्य संप्रदाय क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार होगा? वे एक के बाद एक चिल्लाकर अपना गुस्सा जाहिर करने लगे, लेकिन जुक्सिन त्यानजोंग भिक्षु उनके विरोध के प्रति उदासीन थे। ये शोर क्या है? ये शोर क्या है? 9 सितारा स्वर्गीय संप्रदाय से एक सुस्त आवाज सुनाई दी और फिर एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने जम्हाई ली और बाहर चला गया। सभी को, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपना समय बर्बाद न करें। संप्रदाय का एक आदेश है कि युद्ध के दौरान किसी भी भिक्षु को ऊपरी क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है। ये केवल 9 सितारा दिव्य संप्रदाय के लिए ही नहीं, बल्कि पवित्र सूर्य के 7वें महल के लिए भी है। मैं आपको ईमानदारी से मदद करने की सलाह देता हूँ। 9 सितारा दिव्य संप्रदाय इस लड़ाई को जीतता है, अन्यथा 9 सितारा दिव्य संप्रदाय के जीतने पर यह समाप्त हो जाएगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उपहास किया। जैसे ही ये शब्द निकले, नीचे सन्नाटा छा गया तथा चेहरे पर अलग अलग भाव उभरने लगे। वे समझ गए कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जो कहा वह सच था और यही कारण था कि वे ऊपरी लोक में भागना चाहते थे। लेकिन अब ये रास्ता अवरुद्ध होता दिख रहा है। टकराना। अचानक दोनों दुनियाओं का मार्ग अचानक जगमगा उठा। ऊपर से एक विशाल मंच तेजी से नीचे उतर आया। सभी लोग चौंक गए। कोई ऊपरी क्षेत्र से नीचे टेलीपोर्ट हो गया था। मंच उतरा और जब प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया तो दर्जनों आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुईं। ये निचला डोमेन है। एक आदमी मंच से नीचे उतरा। उसका स्वर घृणा से भरा था। निचला क्षेत्र तो निचला क्षेत्र है। आध्यात्मिक ऊर्जा सचमुच बहुत कम है। यह एक चमत्कार है कि ये लोग अभी भी यहाँ रह सकते हैं। आदमी ने तिरस्कार से कहा। बेयुवान डोमेन के प्रति उनकी अवमानना और घृणा से भरी आवाज ने कई लोगों को तुरंत क्रोधित कर दिया। उनमें से एक बलवान व्यक्ति चिल्लाया, तुम कहाँ से आए हो? भले ही तुम ऊपरी क्षेत्र से हो तो क्या हुआ? बेयुवान क्षेत्र में आओ और ईमानदार बनो। सावधान रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उन्होंने देखा कि किसान ज्यादा बुरे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। तो क्या हुआ अगर वे ऊपरी डोमेन से हैं? बेयुवान डोमेन में आने वाले ज्यादातर लोग ऊपरी डोमेन में जगह नहीं बना पाते, इसलिए वे अपनी शक्ति दिखाने के लिए नीचे आते हैं। लेकिन जुक्सिन के मध्यम आयु वर्ग के साधक त्यानजोंग कांप उठे जब उन्होंने दूसरे पक्ष के कपड़े देखे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह लुतियान क्षेत्र के शीर्ष संप्रदायों में से एक त्यानेक्सु शेंगजोंग का सेवक था। जाहिर है, ये लोग उसी विशालकाय संस्था से आए थे। उच्च क्षेत्र से आए सभी दूतों को नमस्कार, उन्होंने आदरपूर्वक कहा। नीचे खड़े लोगों ने उस अभिमानी मध्यम आयु वर्ग के साधक को इतना सम्मान देते हुए देखा और तुरंत समझ गए कि आगंतुक की पहचान असाधारण थी। उस बलवान व्यक्ति का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, क्योंकि उसे पता था कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को डांटा है जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता था। अग्रणी युवक ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक मांस और रक्त कंपास निकाला और कहा, मिंग लुओ, मुझे एक दिल चाहिए। हाँ, एक आकृति तुरंत गायब हो गई और जब वह पुनः प्रकट हुई तो वह उस बलवान व्यक्ति के सामने थी जो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। आप, मजबूत आदमी कुछ कहना चाहता था, लेकिन मिंग लुओ ने एक हाथ से उसके दिल को छेद दिया और फिर सीधे पूरे दिल को पकड़ लिया। मजबूत आदमी की दर्दनाक और भयभीत नजर को अनदेखा करते हुए मिंग लुओ युवक के पास वापस आया और उसे दिल सौंप दिया। मानव जीवन को व्यर्थ समझने के इस दृश्य ने पूरे दर्शक समुदाय को मौन कर दिया। वे जानते थे कि उच्च वर्ग के लोग अहंकारी और दबंग होते हैं और वे उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने क्रूर हो जाएंगे कि दूसरे पक्ष के अनादर के कारण लोगों की जान ले लेंगे। युवक ने शांतिपूर्वक हृदय को लिया और उसे मांस और रक्त के कंपास पर रख दिया। मांस और रक्त के कंपास ने तुरंत हृदय को अवशोषित कर लिया और उस पर उंगली धीरे धीरे घूमने लगी।
और लोगों का ये समूह ये लिंग और अन्य लोग थे जो लुओ तियानेयू से पीछा करके आए थे। अंततः रक्त की उंगली रुक गई और एक निश्चित दिशा की ओर इशारा करने लगी। वह वहाँ है, ये लिंग ने कहा। क्या वह सचमुच अभी भी जीवित है? मिंग लुओ को इस पर विश्वास नहीं हुआ। शायद ये सिर्फ एक लाश है, ये लिंग ने हल्के से कहा। उसका शरीर भी मजबूत है, शायद ये सिर्फ एक मलबा है। लेकिन कोई बात नहीं, उस दिशा में उसकी सांस सबसे मजबूत है और यह वही होनी चाहिए। फिर ये लिंग और अन्य लोग सीधे वहां गए। जहां तक निचले क्षेत्र के साधकों का प्रश्न है, तो उनमें दोबारा देखने की भी रुचि नहीं थी। जब वे चले गए तो यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली। साथ ही वे सोचने लगे कि ये उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग में क्या कर रहे हैं। मध्यम आयु वर्ग के साधक ने भारी भाव से ये लिंग और अन्य लोगों को देखा और उनके जाने के तुरंत बाद वहां से चला गया और जुक्सिंग तियानजोंग के शीर्ष नेताओं को खबर दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष यहाँ क्यों आया है। जब दो संप्रदाय लड़ने वाले हैं तो बेयुवान डोमेन में प्रवेश करना अच्छी बात नहीं होनी चाहिए। और अगले दिन ये लिंग और अन्य लोग चले गए। बेयुवान डोमेन का मार्ग फिर से खुल गया और फिर एक और मंच गिर गया। जब मध्यम आयु वर्ग के साधक को पता चला कि कोई व्यक्ति फिर से यहाँ टेलीपोर्ट हुआ है, तो वह दंग रह गया। ऊपरी क्षेत्र के लोग निचले क्षेत्र की ओर क्यों भाग रहे हैं? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि निचले क्षेत्र और जंगली भूमि में कोई अंतर नहीं है? यद्यपि वह मन ही मन कोस रहा था, फिर भी वह द्वार तक गया। लेकिन जब वह आया तो उसने प्रकाश की 3 किरणें उस दिशा में जाती देखी जिधर लोगों का पिछला समूह गया था। वह केवल इतना ही समझ पाया कि वह एक बूढ़ा आदमी और 2 लड़कियां थीं। मध्यम आयु वर्ग के साधक ने जिस दिशा में वे जा रहे थे उस ओर देखा और हैरान रह गया। उस दिशा में क्या है? अगर मुझे सही से याद है तो वह बस एक जंगली भूमि है। नश्वर लोगों के कुछ छोटे पहाड़ी गांवों को छोड़कर वहां और कुछ नहीं है। फैंग चेन को नहीं पता था कि ये लिंग और अन्य लोगों ने उसका पीछा किया था। इस समय वह पहले से ही लुओ युना और अन्य लोगों के साथ गुप्त क्षेत्र के लिए रवाना हो चुका था। वे एक विशाल आत्मिक जहाज लेकर विशाल समुद्र में यात्रा कर रहे थे। ये स्थान अधिक जंगली है तथा आध्यात्मिक ऊर्जा कम है। जहां तक लोगों का सवाल है, उनके अलावा कोई और नहीं है। और समुद्र शांत नहीं है, लहरें उफान पर हैं और ऊपर उठ रही हैं। कुछ लहरें तो 100 मीटर तक ऊंची थीं। ये दुनिया का एक अजीब दृश्य था। फैंग चेन धनुष पर खड़ा होकर दूर समुद्र को देख रहा था। ये पहली बार था जब उसने इतना विशाल और अशांत समुद्र देखा था। इससे पहले वह किताबों से ही थोड़ा बहुत सीख पाया था। फैंग चेन, इस समय लुओ युन रवि बाहर आया। वह फैंग चेन के पास गई और पूछा, तुम यहाँ हतप्रभ होकर क्यों खड़े हो? फैंग चेन ने इसे छिपाया नहीं और कहा, यह पहली बार था जब मैंने समुद्र देखा था, इसलिए मैं थोड़ा चकित था। लुओ युन एर को अचानक एहसास हुआ, हाँ, आप कई वर्षों से एकांत में हैं और आपने बहुत सी चीजें नहीं देखी हैं। फैंग चेन ने अविश्वास में सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, क्या हम वहाँ हैं? उसने दूरी की ओर इशारा करते हुए कहा, हम वहीं जा रहे हैं। फैंग चेन ने देखा, मैंने दूर से समुद्र में तूफान आते देखा। चारों ओर काले बादल थे, गरज और बिजली चमक रही थी और तेज लहरें उठ रही थीं। बवंडर ने बेतहाशा सब कुछ बहा दिया। लुओ युनर ने कहा, इस तूफान में एक छोटे से गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार है और हमें इस सहयोग से मिला। लोगों के 2 समूह पहले भी प्रवेश कर चुके हैं और दिशा पूछने के लिए कुल 5 परी पत्थर निकाल चुके हैं। अंदर गए लोगों के अनुसार अंदर कम से कम 5 और हैं। लेकिन प्रवेश द्वार पहले से ही बहुत अस्थिर है और हम अधिकतम एक बार ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या कोई अन्य प्रवेश द्वार भी होगा? फैंग चेन ने पूछा। गुप्त स्थानों जैसे स्थानों में आमतौर पर 1 से अधिक प्रवेश द्वार होते हैं। लुओ युनर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इसके बारे में नहीं पता। जो लोग अंदर गए थे उन्होंने भी इसकी खोज की थी, लेकिन उन्हें यह नहीं मिला। जल्द ही वे तूफान के किनारे पर आ गए। इससे पहले कि वे करीब पहुंचते, उन्होंने कई आकृतियों को अंधेरे से निकलकर आते और उन्हें रोकते हुए देखा। नमस्ते, युवा महिला, कई लोगों ने सम्मानपूर्वक कहा। क्या स्थिति है? क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ आया है? लुओ युनर ने पूछा। एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, यहाँ से कभी कोई नहीं गुजरा। लुओ युनर ने सिर हिलाया और कहा, ऐसी स्थिति में चलो अंदर चलते हैं। हाँ, कई लोगों के नेतृत्व में फैंग चेन और उनका दल तूफान में प्रवेश कर गया। इस तूफान ने स्वाभाविक रूप से फैंग चेन और उनकी टीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वे आसानी से कोर में प्रवेश कर गए।
जब वे अंदर पहुंचे तो फैंग चेन ने पाया कि तूफान के केंद्र में एक छोटा सा द्वीप था। हालांकि द्वीप का अंदरूनी भाग खोखला हो गया था, जिससे 100 फीट नीचे एक गोल छेद दिखाई दे रहा था। गोल छेद से एक हल्की बैंगनी रोशनी निकल रही थी और पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि वह अथाह है। हालांकि गोल छेद में समय समय पर एक अंतरिक्ष दरार दिखाई देती थी जो बहुत अस्थिर थी। लुओ युनर ने पूछा, प्रवेश द्वार कैसा है? क्या ये स्थिर है? ये स्थिर है और अल्पावधि में कोई समस्या नहीं होगी, गार्ड ने जवाब दिया। अच्छी बात है। फिर उसने फैंग चेन से कहा, ठीक है, फैंग चेन और युन शियाओ, मेरे साथ अंदर आओ। ठीक है। हाँ, स्वाभाविक रूप से दोनों को कोई आपत्ति नहीं थी। लुओ युनर ने गार्डों से कहा, आप यहाँ पहरा दें और किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। हाँ, गार्ड और अन्य लोग सहमत हो गए। ये देखकर कि सब कुछ ठीक हो गया है, लुओ युनर ने बकवास करना बंद कर दिया और गोलछेद में भागने में आगे निकल गया। युन जियाओ ने फैंग चेन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दाओयो, कृपया। फैंग चेन ने युन जियो को देखा और बिना कुछ कहे वह उसमें भाग गया। ये देखकर युन जियाओ ने दूर से किसी की ओर देखा। जब उस आदमी ने युन जियो को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसके हाथ में मौजूद ताबीज चमक उठा और गायब हो गया। ये देखकर युन जियो आत्मविश्वास के साथ गोल छेद में भाग गया और यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक अन्य छोटे से द्वीप पर हर जगह सफेद कोहरा छाया हुआ था और द्वीप का दृश्य स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन इस समय द्वीप शांत नहीं था। द्वीप पर 10 से अधिक लोग थे और ताओवादी काल में कई शक्तिशाली लोग थे। उन्होंने एक युवक को घेर लिया जो हाथ में एक ताबीज पकड़े हुए था, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। अचानक ताबीज जल गया। युवक ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में उत्साह दिखा। वे अंदर चले गए। संरचना खोलो। हाँ, उसके आसपास के लोग तुरंत तैयार हो गए और अपने हाथों में ध्वज लहराने लगे। ऐसा कहा जाता है कि एक विशाल दर्पण हवा में तैर रहा था और जिस दिशा में उसका मुख था वह ठीक उस द्वीप की दिशा थी जहां फैंग चेन था। युवक ने अपने होठों को थोड़ा ऊपर उठाया। युन लुओ, इस बार तुम्हारे पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। अगर लुओ युन यहाँ होती तो वह निश्चित रूप से उस युवक की पहचान कर लेती। उसके सामने खड़ा युवक किंग यंग शियू था, जो शेंग्यान के 7वें महल का गौरव था। न केवल वह, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोग चिंतित थे। इस समय गठन भी संचालित होने लगा और घने गठन पैटर्न आकाश में दिखाई दिए और फिर विशाल दर्पण पर चमकने वाली पवित्र रोशनी में बदल गए। दर्पण थोड़ा कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक गहरा प्रवेश द्वार दिखा। अगर लुओ युनर ने ये प्रवेश द्वार देखा तो वह निश्चित रूप से चौंक जाएगी, क्योंकि यह गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। किंग यंग शियू ने प्रवेश द्वार देखा और उसके चेहरे पर दर्द के भाव दिखे। हालांकि इस दर्पण संरचना का उपयोग करना आसान है, लेकिन इसके द्वारा उपभोग किए जाने वाले संसाधन बहुत बड़े और बहुत सीमित हैं। अन्यथा मुझे नहीं पता कि इस खजाने से कितने खजाने बनाए जा सकते हैं। उसने आह भरी और फिर प्रवेश द्वार की ओर देखा जो धीरे धीरे बन रहा था। खबरों के अनुसार केवल 3 लोग ही प्रवेश द्वार में प्रवेश कर सकते हैं और उनकी साधना पूछने के मार्ग के 7वें स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसने वहां उपस्थित 2 मध्यम आयु वर्ग के साधकों, एक अश्वेत और एक श्वेत, की ओर देखा। जुवान, लिन, तुम दोनों मेरे पीछे गुप्त क्षेत्र में चलो। जुवान और लिन दोनों की साधना पूछने के मार्ग के 6ठे स्तर पर है। हाँ, स्वाभाविक रूप से दोनों को कोई आपत्ति नहीं थी। लुओ युन, मैं देखूंगा कि इस बार तुम कहाँ से बच सकते हो। तुम मेरी हथेली से बच नहीं सकते। फिर वे तीनों भागने की रोशनी में बदल गए और दर्पण प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गए। फैंग चेन को केवल यह महसूस हुआ कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है और फिर वह पानी में गिर गया। वह हवा में ऊपर उठा और उसने देखा कि लुओ युन कुछ ही दूरी पर थी। उसका पूरा शरीर भी गीला था, जिससे उसका गर्वित पक्ष प्रकट हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसके चारों ओर सफेद धुआं उठा, उसके कपड़े तुरंत सूख गए। फैंग चेन ने चारों ओर देखा। आकाश और पृथ्वी अंधकार में थे और उसके चारों ओर एक महासागर था जिसकी कोई सीमा या दिशा नहीं थी। उसी समय युन जियो भी समुद्र से हवा में उछल पड़ा, थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। लुओ युन ने कहा, यह सिर्फ एक छोटा सा गुप्त क्षेत्र है, बहुत बड़ा नहीं है। पिछले लोगों द्वारा वापस लाई गई खबरों के अनुसार यहाँ केवल एक छोटा सा द्वीप है और ये द्वीप दिशा निर्देश पूछने के लिए परिपत्थर है। अब हमें तितर बितर होकर खोजना होगा। फैंग चेन और मैं साथ साथ आएंगे। युन जियो, तुम अकेले ठीक हो, है ना? यह
युन जियाओ ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए फैंग चेन की ओर देखा। लुओ युनर ने शांति से कहा, चिंता मत करो, चूंकि मैंने फैंग चेन को अंदर आने दिया है, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है, तुम जाओ। हाँ, लुओ युनर को ये कहते देख युन जियो ने और कुछ नहीं कहा। फिर वे तीनों दो समूहों में बंट गए और आसपास के क्षेत्र का पता लगाने लगे। यद्यपि स्वर्ग और पृथ्वी का ये टुकड़ा छोटा है, ये बेवान डोमेन के सापेक्ष है। इसके अलावा यहाँ आध्यात्मिक चेतना सीमित है और अन्वेषण की दूरी केवल 20 मील है, इसलिए इसे कम समय में ढूंढना आसान नहीं है। लुओ युनर ने कहा, सावधान रहो, इस समुद्र में एक राक्षस है जो छठे स्तर के शिखर पर है। पहले आए कई लोग इस समुद्री जानवर के मुंह में मर गए, इसलिए लापरवाह मत बनो। हालांकि इस समुद्री जानवर का घोंसला द्वीप के पास है। अगर हम इसे देखते हैं तो इसका मतलब है कि हम द्वीप से दूर नहीं हैं। समझा? फैंग चेन ने सिर हिलाया और चुपके से एक ही समय में अपनी दो आध्यात्मिक आंखें खोलीं। यहाँ आध्यात्मिक चेतना पर प्रतिबंध है, लेकिन आध्यात्मिक आंखों पर प्रतिबंध बहुत अधिक नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक आंखें दूर तक देख सकती हैं और समुद्र की स्थिति भी उसके नियंत्रण में है, लेकिन उनका अपनी आध्यात्मिक आंखें उजागर करने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार यह उनके तुरुप के पत्तों में से एक है। अचानक फैंग चेन ने एक स्थान की ओर देखा। देवदानव नेत्र से उसने देखा कि दक्षिण पूर्व दिशा में 100 मील दूर एक छोटा सा द्वीप था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। आखिरकार यह अविश्वसनीय था कि वह एक छोटे झोंग युआन क्षेत्र इसे खोजने वाले पहले व्यक्ति थे। वैसे भी जिस दिशा में वे जा रहे हैं उसके अनुसार इसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सचमुच धूप की एक ही बत्ती से लुओ युनर को द्वीप का स्थान पता चल गया। यहाँ थे, वह खुश दिख रही थी, लेकिन जब वे करीब पहुंचे तो वह हैरान दिखी। क्या गलत? लुओ युनर की अजीब अभिव्यक्ति देखकर फैंग चेन ने पूछा। लुओ युनर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये द्वीप थोड़ा अलग है। अलग? क्या अलग है? फैंग चेन ने पूछा। उसने कहा, आकार थोड़ा अलग है। इस समय दूर से एक प्रकाश की किरण आए और लुओ युनर के सामने प्रकट हुई। यह एक ध्वनि संचरण नोट था। ध्वनि संचरण नोट तेजी से जल गया, साथ में युजियो की आवाज भी थी। मिस, मुझे द्वीप मिल गया। युन जियाओ के अनुमानित स्थान के साथ दोनों दंग रह गए और अपने सामने एकांत द्वीप को देखने लगे। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वहां केवल एक ही द्वीप है? फैंग चेन ने फिर पूछा। लुओ युन एर ने कहा, मुझे नहीं पता। ये तर्क दिया जा सकता है कि इस गुप्त क्षेत्र की खोज करने वाले लोगों के पिछले समूह इतना कुछ नहीं बता पाए होंगे। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि ये द्वीप नया है। तो क्या हमें पहले इस द्वीप पर आना चाहिए या पहले मिलना चाहिए? चलो पहले मिलते हैं। हम इस द्वीप की स्थिति से परिचित नहीं हैं। रास्ता पूछने के लिए अमर पत्थर मिलने के बाद यहाँ आने में बहुत देर नहीं होगी। लुओ युन रा ने कहा। ठीक है। फैंग चेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। लुओ युन एर ने फिर कहा, युन जियाओ को अभी मत बताना। इस द्वीप के बारे में सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं। हमारे जाने के बाद ये जगह पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अगर कोई खजाना है तो वह तुम्हारा और मेरा होगा। वह द्वीप पर मौजूद खजाने को अपने पास रखना चाहती थी और युजियो संप्रदाय के प्रति वफादार था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह दूसरे पक्ष को नहीं बता सकता था। फैंग चेन को अपना आदमी तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से संप्रदाय का सदस्य नहीं था। उसने फैंग चेन की ओर देखा और कहा, फैंग चेन, इस गुफा के बारे में सारी जानकारी मेरे हाथ में है, जिसमें यह भी शामिल है कि कैसे निकलना है। क्या तुम समझे? फैंग चेन दंग रह गया। ऐसा लगता है कि इस गुप्त क्षेत्र को छोड़ना आसान नहीं है। मैं समझता हूँ, उसने कहा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लुओ युनर को उसके साथ सहज महसूस कराया जाए। लुओ युन रा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इस बार संप्रदाय में वापस आने पर गुरु को आपकी उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा। इस युद्ध के खत्म होने के बाद मैं एक ताओवादी साथी खोजने की भी तैयारी करूंगा। ऐसा कहने के बाद उसने फैंग चेन को एक छेड़खानी भरी नजर से देखा। फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि दूसरा पक्ष खुद को स्थिर करने के लिए इसका उपयोग करना चाहता था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से सहयोग करना पड़ा। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय और जोश दिखाया और कहा, मैं समझता हूँ, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। ये देखकर लुओ युनर ने संतोष से सिर हिलाया। फिर वे दोनों युन जियाओ के स्थान की ओर चल पड़े। जल्द ही वे युन जियाओ के स्थान पर पहुंच गए। सचमुच वहां से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा द्वीप खड़ा था।
और वह छोटा सा द्वीप बिल्कुल वही था जिसकी उन्हें तलाश थी। मिस, आप भाग्यशाली हैं कि आप अपने भाग्य के अनुरूप जी पाईं, युन शियाओ ने सम्मानपूर्वक कहा। लुओ युन एर ने सिर हिलाया। वह समुद्री जानवर कहाँ है? यू जियाओ ने द्वीप के पास कहीं इशारा किया। ठीक वहीं, हालांकि यह जानवर केवल स्तर 6 के शिखर पर है, इसकी युद्ध शक्ति और गति स्तर 7 के राक्षसों की तुलना में अधिक मजबूत है। एक बार उलझ जाने पर इसे जीवित खींचे जाने की संभावना है। मरो, डरो मत। पिछले बैचों में कई लोग इस समुद्री जानवर के हाथों मारे गए थे। उन्हें पहले से ही इस समुद्री जानवर की कमजोरी का पता चल गया है। इस जानवर को शिफान सी क्लाउड बीस्ट कहा जाता है। ये समुद्र में लगभग अजेय है। हालांकि ये जानवर मानसिक हमलों से बहुत डरता है और आसानी से प्रभावित हो जाता है। उसने एक तरफ फैंग चेन की ओर देखा और कहा, फैंग चेन, तुम 5वीं कक्षा के कीमियागर हो और तुम्हारी मानसिक शक्ति शून्यता को वास्तविकता में बदलने के चरण तक पहुंच गई है। मैं तुम्हें एक गुप्त तकनीक सिखाऊंगी जिससे ये जानवर गहरी नींद में जा सकता है। ये सुनकर फैंग चेन को अचानक ज्ञान का अनुभव हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे पक्ष ने इसी कारण से उसे यहाँ लाया था। हालांकि उसके दिल में अभी भी संदेह था। शून्य को वास्तविकता में बदलने के लिए आध्यात्मिक शक्ति वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो उसे लाने की क्या जरूरत थी? हाँ, हालांकि उन्होंने इस बारे में ध्यान से नहीं सोचा और पहले ही सहमत हो गए। वैसे भी जो बैकअप उन्होंने पीछे छोड़ा है, उससे उनकी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। तुरंत लुओ युन एर ने फेक चेन को गुप्त तकनीक सिखाई। ये गुप्त तकनीक कठिन नहीं है और फैंग चेन कुछ सीखने के बाद आसानी से इसमें महारत हासिल कर सकता है। उन्होंने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया और पाया कि इस गुप्त तकनीक में कुछ भी गलत नहीं था। हालांकि मानसिक शक्ति का नियंत्रण वास्तव में बहुत अधिक है। यदि आप कोई गलती करते हैं या राक्षस को जगाते हैं, तो आपको प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। क्या ये कोई समस्या नहीं है? लुओ युन एर ने पूछा। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस जानवर को परेशान किया गया तो सभी मार्गदर्शक पत्थरों को हटाना मुश्किल होगा, या यहाँ तक कि एक को भी। इस बार की सफलता या असफलता आपके हाथ में है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, चिंता मत करो। अगर कोई खतरा पैदा हुआ तो युन जियो और मैं कार्रवाई करेंगे, उसने गंभीरता से कहा। यदि अन्य लोग ये सुनेंगे तो वे निश्चित रूप से अत्यंत भावुक हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे पक्ष ने इतना महत्वपूर्ण मामला स्वयं को सौंपा था। लेकिन फैंग चेन समझ गया कि दूसरा पक्ष उसकी परीक्षा ले रहा था। लेकिन सतह पर वह खुश दिखे और फिर दृढ़ नजर आए। तुम्हें मुझसे निराशा नहीं होगी, ऐसा कहकर वह शिफान समुद्री बादल जानवर की ओर चल पड़ा।